अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इल्यूजन क्या है, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे इन्फ्लेक्शन, डेब्ट, स्टॉक मार्केट या शायद टैक्सेस। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन एक वर्ड में आ जाता है और उसका नाम है एसेट। क्योंकि एसेट को बहुत लोग बहुत गलत तरीके से समझ लेते हैं, यानी वो समझ लेते हैं कि ये एसेट है, बट जो एक्चुअली एसेट होता नहीं है। तो इतने इंटेलिजेंट लोग भी उसमें पैसा खर्च कर देते हैं। जब पैसा उसमें खर्च करते हैं तो सालों बाद उसमें एहसास होता है कि ये एसेट नहीं था। ये मतलब उन्होंने क्या खरीदा, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदी, लायबिलिटीज़ खरीदी, या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदी तो उसके साथ उन्होंने ईएमआई ली, तो ये डिप्रेशन लिया उसके साथ, यानी इतनी सारी चीज़ें खरीदी। बट आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एसेट आखिर होता क्या है, और ये एक्चुअली जो रियल वेल्थ होती है वो एक्चुअल बनती कैसे है। क्योंकि रियल वेल्थ तभी बनती है जब आपके पास मनी, बाइंग पावर, ओनरशिप, वेल्थ हो। यानी मनी, बाइंग पावर, बाइंग पावर हो गई, इसके बाद आती है हमारी ओनरशिप, वेल्थ। तो आज की ये डॉक्यूमेंट्री यही बताएगी कि इतने इंटेलिजेंट लोग भी गलत एसेट क्यों चुन लेते हैं, या उन्हें इतने सालों तक एहसास नहीं हो पाता। अब एक स्टोरी सुनो। दो दोस्त थे, दोनों के पास 10 लाख रुपए थे। अब जब दोनों के पास 10 लाख रुपए थे, यानी 10 लाख थे, अब दोनों के पास ये 10 लाख थे, तो अब पहले ने क्या खरीदा, पहले ने पूरा पैसा एक ऐसी जगह लगा दिया जो उसे आज अच्छा फील करा रही थी। बट यहीं दूसरे बंदे ने पूरा पैसा कहाँ लगाया, जो लॉन्ग टर्म में, यानी जो आने वाले 10 साल में वैल्यू क्रिएट करे। 10 लाख जो 10 साल में वैल्यू क्रिएट करे। तो अब डिफरेंस क्या था, डिफरेंस डेफिनेशन का नहीं था, डिफरेंस था पहले ने एसेट खरीदे और दूसरे ने ओनरशिप खरीदी, और जितने ओनरशिप खरीदी उसी की वेल्थ बन सकती है। क्योंकि ओनरशिप के बाद ही वेल्थ आती है, अगर ओनरशिप ही नहीं होगी तो वेल्थ नहीं आएगी। ये होता है क्योंकि आपके पास अगर मनी है, जैसे आपके पास मनी है, अब जब आपके पास मनी है तो आपके पास बाइंग पावर है, आप एसेट खरीद सकते हो, आप ओनरशिप मतलब ओनरशिप क्रिएट कर सकते हो। तो ओनरशिप क्रिएट होगी तभी आपकी वेल्थ बन सकती है, क्योंकि ओनरशिप जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप ओनरशिप क्रिएट कर लेते हो तो आपके पास बाइंग पावर और ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा बाइंग पावर होगी उतने ज़्यादा आपके पास एसेट होंगे या ओनरशिप होगी आपके पास, क्योंकि आपके पास बाइंग पावर है तो आपके पास ओनरशिप ज़्यादा होगी, और ओनरशिप अगर ज़्यादा होगी तो वो वेल्थ क्रिएट करेगी। यानी यहीं से मोमेंटम बनता है वेल्थ का, क्योंकि अगर ओनरशिप है तो यहीं से, यानी ये बेस समझो, ओनरशिप को बेस समझ के ओनरशिप धीरे धीरे क्रिएट करते ही है, यानी ओनरशिप बढ़ती जाती है। इसके साथ ही आपकी वेल्थ केस फ्लो सिस्टम जो है वो बढ़ता रहता है। वनिंग समथिंग एंड वनिंग वेल्थ आर नॉट द सेम थिंग। डिफिनेशन, एसेट आखिर होता क्या है, एसेट यानी क्या होता है। तो पहला आता है हमारा ओनरशिप। हम इसे एक फ्रेमवर्क की तरह समझेंगे पैटर्न के तौर पे। यानी पहला जो हमारा आता है वो आता है हमारा ओनरशिप। इसके बाद यानी एसेट्स, एसेट्स के बाद जो आता है हमारा यानी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, इसके बाद क्रिएट वैल्यू, पहला जो हमारा आता है ओनरशिप। अब ओनरशिप बराबर एसेट्स, लोग यही समझते हैं ओनरशिप बराबर एसेट्स, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ओनरशिप बराबर एसेट्स नहीं होते। फिर प्रोडक्टिव, क्रिएट वैल्यू, इसके बाद पोटेंशियल वेल्थ।
मेन फंडामेंटल जो है वो यही है कि प्रोडक्टिव क्रिएट वैल्यू पोटेंशियल वेल्थ। अब लोग सोचते हैं कि जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी वो एसेट है, बट ऐसा नहीं है। जिसकी प्राइस ज़्यादा हो या कम हो वो एसेट नहीं है। हम इसमें इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक सिंपल सा फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे कि एसेट यानी एसेट मतलब वो होता है जो आपके लिए टाइम के साथ वैल्यू क्रिएट करे। अब ऐसा नहीं है कि हर एसेट आपके लिए हर टाइम इनकम जनरेट करे, वो ना भी करे, बट एसेट ना तो ओनरशिप है, ओनरशिप नहीं है। एसेट यानी प्रोडक्टिव, जो आपके लिए कोई प्रोडक्टिव वैल्यू क्रिएट करे, जिसकी एबिलिटी हो, यानी अब वो नॉलेज हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। नॉलेज हो सकता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, यानी जो आपके लिए एबिलिटीज़ पैदा करें, एबिलिटीज़ यानी डेवलप करें। क्योंकि अगर आपके पास एबिलिटीज़ होंगी तो ये पोटेंशियल वेल्थ तभी बनती है, क्योंकि ये पोटेंशियल देती है आपको। ऐसा 100% गारंटी नहीं है कि आपको हर टाइम इनकम ही मिलेगी, क्योंकि ये आपको किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्टिव फ़ायदा करा सकती है। ये आपको कुछ भी दे सकती है, प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़, आपकी फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती हैं आपको। ये यानी वैल्यू क्रिएट करेगी। ये इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये टाइम के साथ, यानी आपका जो टाइम जैसे अभी का जो टाइम है या आने वाला जो टाइम है, हर टाइम अभी से अगर ये है ये प्रोडक्टिव, तो ये चीज़ हर टाइम वैल्यू क्रिएट कर रही है और ये टाइम के साथ कंपाउंड होगी, क्योंकि नॉलेज भी कंपाउंड होता है, मनी भी कंपाउंड होता है और प्रोडक्टिव चीज़ें भी कंपाउंड होती हैं। ये सब टाइम के साथ कंपाउंड होंगे। तो अभी क्या है, अगर आपके पास अभी प्रोडक्टिव यानी तो ये भी अभी आपके पास आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को, आपके मनी को या आपके नॉलेज को ये कंपाउंड करेगी। ये प्रोडक्टिव यानी इतनी एबिलिटी देती है कि ये पोटेंशियल रख सके वेल्थ का, क्योंकि वैल्यू जहाँ क्रिएट होती है वहीं वेल्थ बनती है। अब एक स्टोरी सुनो। अब एक मशीन है जो रोज का प्रोडक्शन करती है और वहीं दूसरी जगह एक बिजनेस है जो हर टाइम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक सॉफ्टवेयर है जो लाखों लोग रोज यूज़ करते हैं। एक वैल्यूएबल स्किल है जो पैसा कमा कर देती है, मनी जनरेट करती है। इन सब में एक कॉमन सी क्वालिटी है और वो यही है कि वो सब वैल्यू क्रिएट करते हैं और जिसने वैल्यू क्रिएट करी वो पोटेंशियल दिखाती है आपको। पोटेंशियल यानी ये वेल्थ का पोटेंशियल दिखाती है। यहाँ वैल्यू क्रिएट होती है, वहीं वेल्थ का पोटेंशियल होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक मशीन है जो रोज का प्रोडक्शन करती है, वहाँ वैल्यू क्रिएट हो रही है। जो बिजनेस लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करता है वहाँ भी एक वैल्यू क्रिएट हो रही है। और जहाँ सॉफ्टवेयर लाखों लोग यूज़ करते हैं वहाँ भी एक कैपेसिटी है, यानी वहाँ भी एक वैल्यू है, वहाँ वैल्यू क्रिएट हो रही है। एक स्किल में जो मनी जनरेट करी है वहाँ मनी की वैल्यू क्रिएट हो रही है। ये फंडामेंटल होता है कि जहाँ वैल्यू क्रिएट होती है वो पोटेंशियल वेल्थ यानी वेल्थ का पोटेंशियल देता है। अब आते हैं हिस्ट्री, यानी एसेट्स की कहानी शुरू कहाँ से हुई। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ हमको जानने को मिलेगा कि आखिर ये एसेट कहाँ से पैदा हुए, यानी इसकी कहानी कहाँ से निकली, ये स्टोरी कहाँ से निकली। तो पहला हमारा जो आता है वो आता है हमारा लैंड, क्योंकि हम हर चीज़ को एक पैटर्न के तौर पे समझते हैं जिससे समझने में ज़्यादा इजी होता है। लैंड, टूल्स, बिजनेस, ओनरशिप। इसके बाद हमारा आता है मॉडर्न एसेट्स। अब मेन फंडामेंटल क्या है कि आज से हजारों साल पहले जब मनी भी नहीं था तब भी एसेट थे। कैसे थे? एक किसान के पास उसकी ज़मीन उसका एसेट थी, वो अपने फूड रिड्यूस करता था। एक लोहार के पास उसके टूल्स एसेट थे। उसके टूल्स कैसे एसेट थे? क्योंकि वो बार बार वैल्यू क्रिएट कर सकता था। यानी हिस्ट्री का जो दौर था वहाँ यानी ज़मीन एसेट होती थी, लोहार के टूल्स एसेट होते थे। बट आज मॉडर्न वर्ल्ड में आज चीज़ें बदल गई हैं, यानी सिविलाइजेशन बदल गया बट प्रिंसिपल सेम ही है। क्योंकि आज डेटा है, नेटवर्क है, नॉलेज है या ब्रांड्स हैं, सॉफ्टवेयर है, इन सब की वैल्यू कई बार कंपनी से भी हाई लेवल की होती है। बट यानी लेकिन
यानी प्रिंसिपल सेम ही है, बदल गया तो सिर्फ सिविलाइजेशन, बाकी प्रिंसिपल सेम ही है। क्योंकि वेल्थ हमेशा प्रोडक्टिव एसेट होती है। एसेट पहले भी थे, एसेट आज भी हैं, और एसेट्स आज के एसेट्स जो मॉडर्न एसेट्स हैं वो यही है, डेटा, नेटवर्क, ब्रेन्स, सॉफ्टवेयर, ये सब। और इनकी वैल्यू कई डॉलर में है, यानी बहुत हाई वैल्यू है इनकी, कई बार इनकी फैक्ट्रीज से भी ज़्यादा होती हैं। तो यही होता है, क्योंकि आज ओनरशिप भी एक एसेट बन चुकी है, यानी ये ओनरशिप भी एक एसेट बन चुकी है। पहला जो हमारा था वो लैंड था, उसके बाद टूल्स आए, टूल्स यानी बिजनेस, फिर बिजनेस क्रिएट हुआ धीरे धीरे। क्योंकि देखो जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे कंपनीज आई, मार्केटिंग बढ़ी, बिजनेस आए, मॉडर्न एसेट्स बने, यानी धीरे 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 ट्रेड बढ़ा, मार्केट यानी कैपेसिटी मार्केट की बढ़ी। जितनी ज़्यादा मार्केट की कैपेसिटी बढ़ी उतने ज़्यादा बिजनेस बने, के टूल्स बने, मॉडर्न एसेट्स बने। यानी ये सारी चीज़ें एक टाइम के साथ आई, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे ये सब आया। अगर ये नहीं था तो तब भी ये टूल्स थे, मनी नहीं था बट टूल्स थे। सिविलाइजेशन बदलता रहा, एसेट्स बदलते रहे, लेकिन वेल्थ का एक सिंपल सा रूल नहीं बदला लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म कैपेसिटी मांगती हैं। ये सिर्फ प्राइस टैग से नहीं बनती, ये लॉन्ग टर्म कैपेसिटी से बनती हैं। अब आते हैं साइकोलॉजी, यानी ब्रेन एसेट नहीं स्टेटस खरीदता है, जो नीड, इमोशंस ये सब होती हैं। यानी अब हम समझेंगे साइकोलॉजी, कि हमें बिजनेस में साइकोलॉजी भी आनी चाहिए। कि साइकोलॉजी यानी ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, साइकोलॉजी। अब आते हैं हम साइकोलॉजी, यानी नीड, इमोशंस, नीड, इमोशंस, ये स्टेटस, परचेज, इसके बाद जस्टिफिकेशन। यानी नीड, इमोशंस, स्टेटस, फिर परचेस, फिर जस्टिफिकेशन। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर इतने सारे लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो वे बार बार ऐसी चीज़ें क्यों खरीदते हैं जो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती? क्या वो फाइनेंशियली इग्नोरेंट है? हमेशा नहीं, क्योंकि हमेशा लोग ये नहीं सोचते कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। ये लोग हमेशा नहीं सोचते। कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है लोग सोचते हैं कि हमें भी वेल्थ चाहिए, हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए, हमें भी वैल्यू चाहिए, हमें भी बाइंग पावर चाहिए, हमें ओनरशिप चाहिए, हमें एसेट्स चाहिए, हमें वेल्थ क्रिएट करनी है बट नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम यहाँ पर, प्रॉब्लम यानी फाइनेंशियल इग्नोरेंट नहीं है, प्रॉब्लम है साइकोलॉजी यानी ह्यूमन माइंडसेट। क्योंकि हमारा ब्रेन आज से हजारों साल पहले सर्वाइवल के लिए बना था, यानी सर्वाइवल के लिए बना था। होता क्या था, ट्राइब में लोगों को रिस्पेक्ट मिलना, यानी सर्वाइवल टूल था, एक सर्वाइवल टूल था, ज़रूरी था। बट धीरे 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 फिर क्या हुआ, यानी स्टेटस, वहाँ स्टेटस का मतलब ये था कि सर्वाइवल को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, यानी सर्वाइवल टूल था एसेट। बट आज इन्वायरमेंट बदल गया और हुआ क्या, ब्रेन वैसा के वैसा ही है बट इन्वायरमेंट बदला तो ब्रेन तो वैसा ही है बस सिस्टम बदल गए। तो आज मतलब स्टेटस कैसे दिखाई देता है, एक्सपेंसिव कार यानी एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, लग्जरी कार या एक्सपेंसिव फोन्स या लग्जरी हाउस, यानी ये चीज़ें जो होती हैं वो ये दिखती हैं कि आज स्टेटस, यानी इन्वायरमेंट बदला बट स्टेटस का जो मीनिंग है वो बदल गया इन्वायरमेंट के साथ। यानी ह्यूमन ब्रेन नहीं बदला बट इन्वायरमेंट के साथ स्टेटस का मतलब, यानी सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आज स्टेटस का मतलब बदल गया। स्टेटस यानी आज हो चुका है एक्सपेंसिव फ़ोन, कार, लाइफस्टाइल, क्लॉथ्स, ये सब। अब जैसे एक स्टोरी सुनो, मेन फंडामेंटल जो है, जैसे दो लोग हैं, अब दोनों के पास हैं 20 लाख, दोनों के पास 20 लाख रुपए हैं। अब जब दोनों के पास 20 लाख रुपए हैं तो इसमें से पहले बंदे ने अपना ज़्यादा, मतलब इसमें से 20 लाख में से ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा है वो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में लगा दिया। बट यही दूसरे बंदे ने क्या किया, दूसरे बंदे ने इससे एसेट्स कलेक्ट किए और मनी एसेट में कलेक्ट किया। अब ये समझो कि जब उसने एसेट में कलेक्ट किया तो हो सकता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में दोनों फाइनेंशियली
दिखें, बाहर से दोनों फाइनेंशियली दिखें, बट एक्चुअली जो वेल्थ होगी या एक्चुअली जो फाइनेंशियल फ्रीडम होगा वो शायद एक के पास होगा और वो होगा दूसरे के पास, क्योंकि पहले ने इसका बड़ा हिस्सा अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड में लगा दिया, बट जो दूसरा है उसने मनी को क्रिएट करने में लगा दिया। अब जैसे आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि मनी होता है तो मनी क्रिएट होता है, यानी पैसे से पैसा बनता है। वाकई ये एक्चुअली रियल है कि पैसे से पैसा बनता है, बट पैसे से कैसे पैसा बनता है? अगर आप पैसे को लाइफस्टाइल में लगाओगे, यानी पैसे को वेस्ट करोगे, खर्च करोगे, वो पैसा कभी आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, कंपाउंड नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा। बट अगर आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, एसेट्स, जहाँ तक यानी रेंट पे, अगर यानी प्रॉपर्टी, यानी जहाँ तक आप उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ आपका पैसा लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करता है, कंपाउंड होता है, तो वहाँ पैसे से पैसा बनाता है। बट यहाँ नहीं बनाता, जहाँ जो लोग लाइफ स्टाइल में खर्च कर देते हैं, यानी लाइफ स्टाइल में जो खर्च कर देते हैं वहाँ पैसा नहीं बनता। जब लाइफ स्टाइल में पैसा नहीं बनता तो पैसा कहाँ बनता है? जहाँ हम लॉन्ग टर्म में जो वैल्यू क्रिएट करें, इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेसिटी हो, वहीं वैल्यू क्रिएट होती है, और जहाँ वैल्यू क्रिएट होती है वहीं वेल्थ बनती है, वहीं मनी से मनी क्रिएट होता है। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स की दुनिया में, आखिर मनी फ्लो कहाँ करता है? यानी मनी, अगर आप समझ गए कि मनी आज की इकोनॉमी में कहाँ फ्लो करता है, कैसे काम करता है, तो आप बहुत सारा गेम यही समझ चुके हो। यानी आधा गेम तो आप यही समझ गए, क्योंकि आपको पता है कि मनी एक्चुअली वर्क कैसे करता है, फ्लो कैसे करता है, आज की इकोनॉमी में कहाँ फ्लो करता है। तो अब आते हैं हम मनी एक्चुअली फ्लो कैसे करता है। तो पहला जो आता है हमारा कंज्यूमेशन। यानी कंज्यूमेशन के बाद जो आता है हमारा, क्योंकि देखो मेन फंडामेंटल जो है वो है कंज्यूमेशन हर बार बेकार नहीं होता, हर बार मतलब खराब नहीं होता, वो हम आगे समझेंगे। बट अभी जो हम एक पैटर्न बना रहे हैं वो है कंज्यूमेशन। अब कंज्यूमेशन के बाद जो आता है हमारा शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन। यानी शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन। इसके बाद जो आता है हमारा प्रोडक्टिव एसेट्स। इसके बाद यानी प्रोडक्टिव एसेट्स, इसके बाद जो आता है हमारा फ्यूचर वैल्यू क्रिएशन। फ्यूचर वैल्यू क्रिएशन के बाद यानी कैपिटल ग्रोथ। अब मेन फंडामेंटल क्या आता है? कंज्यूमेशन। हर परचेस के बाद दो रास्ते होते हैं जिसमें से मनी एक रास्ते पर जाता है। पहला कंज्यूमेशन जो आपको शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन देता है, और दूसरा जो यानी प्रोडक्टिव एसेट्स जो आपको फ्यूचर वैल्यू क्रिएशन देता है, यानी जो फ्यूचर वैल्यू क्रिएशन देता है। अब मनी एक्चुअली इकोनॉमी में वर्क कैसे करता है, फ्लो कैसे करता है? मनी एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, जैसे आपके पास आज आप सेविंग करते हो, ये नहीं करते हो, लेकिन जो सेविंग है यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि सेविंग जैसे हम करते हैं सेविंग। अब सेविंग के बाद जो हमारा पैसा सेविंग्स के बाद जो हमारा पैसा जाता है वो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट में। जब इन्वेस्टमेंट में जाता है, पहला जो आता है हमारा सेविंग, उसके बाद हमारा पैसा अगर हम सेविंग ना करके उसे इन्वेस्टमेंट में लगाएं, इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे दूसरा। इसके बाद जब इन्वेस्टमेंट का पैसा बिजनेस में जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट का पैसा बिजनेस में जाएगा, बिजनेस के बाद जो पैसा जाएगा यानी बिजनेस से होते हुए ये जाएगा फैक्ट्रीज में। अब जब फैक्ट्रीज में चला गया, यानी फैक्ट्रीज में चला गया तो फैक्ट्रीज के बाद ये यानी टेक्नोलॉजी टूल्स में जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी टूल्स में जाएगा, यहीं से पैसा, यहीं से यानी जब ये टेक्नोलॉजी टूल्स में जाएगा तो यहीं से जॉब क्रिएट होंगी। जब जॉब क्रिएट होंगी तो इनोवेशन होगा तो पूरा कैपिटल, पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी। यही होता है मनी, यानी आज की इकोनॉमी में वर्क कैसे करता है, पूरा काम कैसे करता है। इसमें मेन फंडामेंटल ये आता है जैसे कंज्यूमेशन। अब लोग कंज्यूमेशन को हर बार गलत समझते हैं, बट आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम अभी यही क्लियर कर लेते हैं कि कंज्यूमेशन जो है वो हर बार गलत नहीं होता। लाइफ में हर चीज़ गलत नहीं होती। देखो कंज्यूमेशन यानी
अब फूड हुआ, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेवल, ये सब कंज्यूमेशन में आते हैं, बट ये गलत नहीं है, ये ज़रूरत है, हेल्थ की शरीर को ज़रूरत है। यानी एजुकेशन आपके माइंडसेट के लिए चाहिए, एजुकेशन आपको आज की मॉडर्न वर्ल्ड में चाहिए ही चाहिए। यानी मेन फंडामेंटल ये है कि कंज्यूमेशन बुरा नहीं है, बट पूरा कैपिटल अगर आपका पूरा ही कंज्यूमेशन में चले जाए तो ये बहुत बुरा है। क्योंकि कंज्यूमेशन में अगर आपके पास 50,000 भी सैलरी है तो आपके 50,000 सिर्फ कंज्यूमेशन में नहीं जाना चाहिए। अगर कंज्यूमेशन में चलेगा तो ये कंज्यूमेशन गलत नहीं होगा, आपकी सैलरी, आपका डिसीजन गलत होगा। तो कंज्यूमेशन को हर बार गलत क्यों ठहराए? क्योंकि कंज्यूमेशन आखिर गलत नहीं है। कंज्यूमेशन आखिर गलत होता तो यानी कंज्यूमेशन अगर गलत होता तो वो 5 लाख वाले, 50 लाख वाले के लिए भी या वेल्थ कभी क्रिएट ही नहीं करने देता। कंज्यूमेशन गलत होता तो, बट कंज्यूमेशन गलत नहीं है, गलत है तो आपका डिसीजन। क्योंकि अगर आप पूरा पैसा कंज्यूमेशन में लगाओगे तो ये आपका ही लॉस होगा, आपको ही प्रोडक्टिव एसेट नहीं लेने देगा, परचेज नहीं करने देगा। अब देखो कंज्यूमेशन, जैसे मान लो 2 लोग हैं, दोनों के पास 5 लाख हैं। अब पहला क्या करता है, पूरे 5 लाख सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में लगाता है, एजुकेशन में लगा लिया। एजुकेशन भी एक टाइप से यानी प्रोडक्टिव एसेट होती है एजुकेशन, क्योंकि नॉलेज होता है उसमें और जो टाइम के साथ वैल्यू क्रिएट करती है। अगर आज आपके पास बिजनेस का यानी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है आपके पास, एजुकेशन है आपके पास, इन्वेस्टमेंट की है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। यानी आपके पास अगर आप जैसे, अब बात ये है मेन फंडामेंटल क्या है कि आप अगर इंजीनियर हो तो आप कई टूल्स क्रिएट कर सकते हो, क्रिएशन कर सकते हो, बट मेन जो फंडामेंटल है वो यही है कि कंज्यूमेशन बुरा नहीं है, कंज्यूमेशन जरूरी है। पर बात ये है कि अगर 2 लोग हैं और पहला 5 लाख अपना पूरा के पूरा अपनी लाइफस्टाइल में लगा देता है और दूसरा वहीं से प्रोडक्टिव एसेट्स खरीदता है, बाय करता है, परचेस करता है, तो सिंपल सी बात है दूसरा ही ज़्यादा पावरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और उसके पास फाइनेंशियल पावर भी ज़्यादा होगी, बाइंग पावर भी ज़्यादा होगी, परचेसेस ज़्यादा कर सकता है और वो यानी वैल्यू क्रिएट कर सकता है, फ्यूचर वैल्यू क्रिएट कर सकता है। फ्यूचर वैल्यू क्रिएट करेगा, यहीं से कैपिटल ग्रो होगा और कैपिटल ग्रो होगा यानी हमने ये समझा कि इकोनॉमिक्स में मनी ग्रो कैसे करता है। मनी सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रिंसिपल है। मनी पहले सेविंग, अगर आप सेविंग ना करके इन्वेस्टमेंट में डालो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आता है बिजनेस में, बिजनेस से जाता है फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज से जाता है टेक्निकल टेक्नोलॉजीज में, टूल्स में, वहीं से जॉब निकलती हैं और जॉब निकलती है तो ये इनोवेशन से यानी पूरा जो इकोनॉमी है हमारा कैपिटल है वो ग्रो करता है। ये यानी मनी एक्चुअली इकोनॉमीज में, आज की मॉडर्न वर्ल्ड की इकोनॉमीज में फ्लो करता है। बिजनेस, अब आते हैं बिजनेस की एक्चुअल बात पर। कंपनीज तुम्हें एसेट नहीं डिज़ायर बेचती हैं। मेन फंडामेंटल क्या है, अब हम यही समझते हैं। नीड पहला जो आता है हमारा, वो आता है हमारा नीड, डिज़ायर, इमोशंस, फिर परचेज, फिर प्रॉफिट। इन सबको आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट में ले सकते हो या आप इसे कहीं नोट पर लिख सकते हो, आप इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में अगर आप अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लाइफ में बिगेस्ट वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए कभी ना कभी लाइफ में काम आने वाली चीज़ें, आपको इल्यूजन से बचाने वाली चीज़ें, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी भी है। तो डिसीजन आपका है। बाकी अब हम बात करते हैं बिजनेस की, यानी बिजनेस पहला आता है हमारा नीड, फिर इमोशंस, सॉरी डिजायर। नीड के बाद हमारा आता है डिजायर, फिर आता है हमारा इमोशंस, परचेज, इसके बाद प्रॉफिट। सोचो अगर कंपनी सिर्फ नीड यानी ज़रूरत बेचती तो हर इंसान के पास 2 पेयर कपड़े होते, एक कार होती, एक वॉच होती, एक टी शर्ट होती, एक पैंट होता, 2 टी शर्ट होती, 2 पैंट होता। यानी मेन फंडामेंटल क्या है कि उसके पास उसकी ज़रूरत के हिसाब से सामान होता, बट ऐसा नहीं। आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो अब कन्वर्ट हो चुकी है अटेंशन इकोनॉमी, आइडेंटिटी, कंपनीज, ये सब, यानी ये पूरा जो इन्वायरमेंट है वो बदल चुका है। तो मेन फंडामेंटल क्या है, ब्लॉगिंग, लग्जरी कार, लग्जरी हाउस, लग्जरी वॉच,
यानी देखने दिखाने का। किसी ने नई कार खरीद ली, नई एक्सपेंसिव वॉच खरीद ली, सोशल मीडिया पर अपलोडिंग कर दी, सोशल मीडिया से धीरे धीरे लोगों के पास पहुंची, लोगों ने अपने से कंपेयर करना शुरू किया और यहीं अपने से कंपेयर करना शुरू किया, यहीं से नीड और ज़्यादा बढ़ी। और नीड नहीं बढ़ी यहाँ पे, नीड से ज़्यादा यहाँ पे डिज़ायर बढ़ा, डिज़ायर से इमोशंस आए, इमोशन से उसने परचेस कर लिया, उसका कंपनी का प्रॉफिट हुआ, इसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इसने परचेस कर लिया लेकिन इसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इसका प्रॉफिट तो तब होता जब इसे नीड के हिसाब से ज़रूरत होती, बट इसने नीड के हिसाब से इसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसने तो क्या किया, यानी डिज़ायर, अब नीड है, फिर डिज़ायर है, फिर इमोशंस, परचेस, प्रॉफिट। नीड की ज़रूरत अगर है इसे, यानी इसे वाकई ही ज़रूरत है और इसने परचेस कर लिया तो इसका प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इसके पास वो चीज़ आ गई, इसने बदले मुझसे पैसे दे दिए। बट मेन फंडामेंटल यहाँ हुआ डिज़ायर का, और डिज़ायर यानी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके पास 2 वॉच है या 1 वॉच है आपके पास, मान लो 1 वॉच है आपके पास, वो चाहे लग्जरी ना हो बट वो टाइम दिखाती है और आपको टाइम ही देखना है, ना कि कोई दिखावा करना है, ना कि कोई अटेंशन इकोनॉमी खोलना है। आपके पास एक वॉच है जो आपका काम चला सकती है, तो आपको दूसरी वॉच लेने की ज़रूरत नहीं लोगों को, सोसाइटी को देखकर या सोशल मीडिया के रील्स देखकर। क्यों? क्योंकि आपके पास जो नीड आपको चाहिए थी वो आपके पास है। बट अगर आप फिर भी लेते हो दूसरा, तो वो आप डिज़ायर की वजह से लेते हो। डिज़ायर क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते और इमोशंस आपको परचेस करा देते हैं, और जैसे ये परचेस कराते हैं, प्रॉफिट आपका नहीं कंपनी का होता है। क्योंकि कंपनीज इस साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा तरीके से समझती हैं, और कंपनी जब इस चीज़ को समझती है तो कंपनीज उसे तरीके से डिज़ाइन करती हैं। क्योंकि सोचो, एक ही प्रोडक्ट अलग अलग प्राइसिंग पर क्यों बिकता है? एक ही प्रोडक्ट अलग अलग प्राइसिंग पर, तो डिफरेंट मटेरियल का नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इसमें ये चीज़ें हैं ज़्यादा कम, नहीं, एक ही चीज़ का होता है, बट डिफरेंशन होता है, यानी प्रिपरेशन का। किसी की पैकिंग अलग होती है, किसी की अलग होती है। यानी मेन जो फंडामेंटल है वो यही है कि कंपनीज हमें नीड के लिए नहीं बेचती। अब एक एग्जांपल लो, 2 टी-शर्ट हैं, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट लगभग बराबर है, यानी सेम है, बट एक 700 की बिकती है और दूसरी 7000 की। मेन फंडामेंटल प्राइस मतलब प्रिपरेशन का, ब्रांड प्रिपरेशन का। क्योंकि यही 700 वाली जो वैल्यू है, ये अगर आपको कहीं ठेले पर या फुटपाथ पर मिल जाती है तो ये आपको 700 की मिलती है। बट अगर यही लग्जरी शोरूम में, लग्जरी मॉल में आपको मिले तो ये 7000 की पड़ती है। तो यानी कस्टमर क्या खरीद रहा है? कस्टमर कॉटन नहीं खरीद रहा, कस्टमर खरीद रहा है आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी खरीदता है तभी उनका प्रॉफिट होता है कंपनीज का, क्योंकि कंपनीज ने इन साइकोलॉजी को बहुत डीपली एक्सप्लेन यानी समझा है, उन्हें बहुत डीपली आता है। तो ग्रेट कंपनीज प्रोडक्ट नहीं बेचती, मीनिंग बेचती हैं, और यही यानी मीनिंग प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अब आते हैं हम फाउंडर्स की दुनिया में, यानी आप फाउंडर की थिंकिंग समझते हैं, फाउंडर स्टोरीज यानी ये चीज़ें समझते हैं हम फाउंडर की। यही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। अब समझो, यानी फाउंडर एक ऑर्डिनरी पर्सन, वो क्या करता है, यानी बाइंग प्रोडक्ट्स। बाइंग प्रोडक्ट्स, और दूसरा जो सिस्टम बिल्डर होता है यानी फाउंडर, एसेट बिल्ड एसेट्स। यानी मेन फंडामेंटल क्या है? अब जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन पूछता है मैं क्या खरीदूं, मैं क्या बाय करूं, मैं क्या खरीदूं, बट यही एक फाउंडर पूछता है मैं ऐसा क्या बिल्ड करूं। क्योंकि अगर ये जो फाउंडर लोग होते हैं ये हर चीज़ को एक प्रिंसिपल की तरह देखते हैं, और वो प्रिंसिपल होता है ओनरशिप के नज़रिए से देखते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर का कोड नहीं पूछते, ये पूछते हैं सॉफ्टवेयर में मैं ऐसा क्या बनाऊं जो ट्रस्ट, कम्युनिटी बनाए या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए, या लोग इसे यूज़ कर सके, इसमें वैल्यू क्रिएट करूं, ऐसी कैसी वैल्यू डालूं जो कॉपी ना हो सके, या कॉपी हो सके तो इसमें इतनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करूं जो इस सॉफ्टवेयर तक, इसके लेवल तक नहीं पहुंच सके। कॉपी तो आज हर बिजनेस की होती है, लेकिन जो ओरिजिनल है, जो हाई लेवल है, यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी कम्युनिटी ज़्यादा है, जिसका ट्रस्ट ज़्यादा है, जिसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा टिकता है, वही प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है। और वो कैश फ्लो की यानी पॉसिबिलिटी देखता है कि इसमें कितना कैश फ्लो, कितना नहीं, सॉरी, यानी
फाउंडर ये सवाल पूछते ही नहीं कितना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होगी उतना ज़्यादा कैश फ्लो क्रिएट होगा। अगर वो ब्रांड भी बनाते हैं तो वो लोगो सिर्फ लोगो नहीं देखते, मतलब लोगो नहीं देखते सिर्फ, वो कम्युनिटी देखते हैं, ट्रस्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ भी देखते हैं। हर चीज़ में वो एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, वो होता है ओनरशिप के नज़रिए से देखना। क्योंकि यहाँ कम्युनिटी, ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये सब आ जाते हैं, यानी सब इसमें कवर हो जाते हैं। यही फंडामेंटली यहीं से वैल्यू क्रिएट होती है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होती है उतना ज़्यादा कैश फ्लो यानी वेल्थ, यानी पूरा जो है प्रोडक्टिव एसेट्स। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, पहला हर नए साल में एक नया फ़ोन खरीद रहा है, दूसरा हर नए साल में हर एक नया स्किल सीख रहा है बिजनेस में, यानी प्रोडक्टिव बिजनेस स्किल्स सीख रहा है। तो 10 साल बाद डिफरेंस कितना बड़ा होगा, क्योंकि पहले के पास सिर्फ फ़ोन्स की यादें रह जाएंगी, लेकिन दूसरे के पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो लगातार उसे पैसा जनरेट करके देगा, चाहे वो थोड़ा दे लेकिन देगा। यानी उसके पास अगर छोटी स्किल्स हैं, छोटी स्किल से मेरा मतलब है कि उसके पास स्किल्स बड़ी हैं बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, जो डिस्ट्रीब्यूट है वो थोड़ा शॉर्ट है। जिसे उसे सिर्फ कुछ लोग जानते हैं तो उसे एक टाइम पे चाहे कम पैसा मिले लेकिन मिलेगा, लेकिन दूसरे के पास सिर्फ फ़ोन्स की यादें होंगी। यही डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट होता है, यहीं से सारा सिस्टम बिल्ड होता है। क्योंकि आज अगर कोई बंदा रील्स बनाता है कंसिस्टेंसी के साथ, रील्स को छोड़ो, यानी ऐसा कंटेंट क्रिएट करता है जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करता है, और वो अचानक से वायरल हो जाता है, तो एक टाइम में उसका पोटेंशियल यानी इतना ज़्यादा हो जाता है, यानी वो वायरल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसका नाम है, फेम है, तो अब वो अचानक बढ़ा। बट उसके पीछे जो ओवरनाइट जो सक्सेस दिख रही है लोगों को, बट उसके ओवरनाइट सक्सेस उसके लिए नहीं है, लोगों के लिए है। उसने कितने सालों तक मेहनत की, उसने कितना सारा यानी कंसिस्टेंसी, या उसने कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ें, यानी उसने कितनों सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, ये चीज़ें उसी को पता है। ये फंडामेंटल होता है कि अगर आप आज स्किल्स सीख रहे हो, आपको कोई नहीं जानता, बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ स्किल से सीखते हो, बिजनेस क्रिएट करते हो, तो एक टाइम के बाद अगर आप सही डायरेक्शन में सही एफर्ट डालते हो तो आप हाई लेवल तक, ग्लोबल लेवल तक जा सकते हो। बट जो पहला बंदा था उसने फ़ोन खरीदा तो उसके पास सिर्फ यादें रह सकती हैं। आप अगर आज लाइफ स्टाइल अपग्रेड करते हो, आज अपने क्लॉथ्स, लग्जरी कार्स, वॉच खरीदते हो, तो सिर्फ आपके पास कुछ सालों बाद इसकी यादें रह सकती हैं, ना कि आपके पास ये कोई पावर रहेगी या आपके पास मनी रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस ही नहीं किया। आपका फोकस सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना था, लग्जरी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना था। कस्टमर्स स्पेंड टू एंजॉय प्रेजेंट, एंजॉय द प्रेजेंट, क्योंकि वो कंज्यूमर जो होता है वो प्रेजेंट को ही एंजॉय करता है, बट जो फाउंडर होता है वो फाउंडर वन द फ्यूचर, क्रिएट फ्यूचर, क्रिएशन फ्यूचर, यानी फ्यूचर को बनाता है। और एक बार फ्यूचर बना लिया तो हर टाइम प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, क्योंकि आज अगर आपने अपने फ्यूचर के लिए सोचा तो आप आज नहीं पछताओगे। और आप अगर, और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही आता है कि लोग यही सोचते हैं कि अगर आज हमने इतना ज़्यादा मेहनत कर लिया तो आगे क्या होगा, या हम नहीं करना चाहते तो भी हम ऐसा ही रहें। तो ये डिसीजन, ये चॉइस आपकी है। और इसमें मैंने बोला था कि इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये आपका यानी प्रॉब्लम साइकोलॉजी की है, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये सर्वाइवल के लिए बना था। अब मेन फंडामेंटल यही है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। मैंने ईमेल दिया हो तो वहाँ ईमेल कर सकते हो। बाकी आप इस चैनल की सीरीज राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट, इस चैनल की सीरीज से जुड़े रहना अगर आप अपना फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, लिंक्डइन, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करो। सबका लिंक बायो में मिल जाएगा। डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां।